आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपने लास्ट में देखा होगा, लास्ट वीडियो में, कि हमने सेट 3 तक कंप्लीट किया था। तो चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं क्लास का और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासकों ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा मुगल वंश से है, यानी इतिहास में अगर हम बात करेंगे तो इतिहास में हमारा ये जो सेगमेंट आएगा ये हमारा मुगल वंश का। अगर हम मुगल वंश का बात करते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट समझना है कि जो मुगल वंश है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है। तो अगर हम बात करेंगे मुगल वंश का संस्थापक का, तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि मुगल वंश का स्थापना किया गया था बाबर के द्वारा। किसने किया था? बाबर, यानी 1526 से लेकर 1530। यानी आपको समझना है कि 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत के पहले लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में एक नया वंश का शुरुआत किया। उस वंश का नाम था आपका मुगल वंश। अब यहीं से आपको समझना है, ये जो मुगल वंश है ये आपका बाबर। अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, लास्ट रूलर यानी कि अंतिम शासक, तो आपको समझना है कि अंतिम शासक बहादुर शाह सेकेंड। पूरा नाम है बहादुर शाह जफर सेकेंड, लेकिन आप यहाँ पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पूछ रहा है? बहादुर शाह प्रथम। क्योंकि होता क्या है कि बहादुर शाह नाम सुन करके जनरली सबका दिमाग में आता है कि बहादुर शाह सेकेंड जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे। तो ये आपको बहादुर शाह सेकेंड सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा कि बहादुर शाह प्रथम। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि जैसे अगर हम मुगल क्रम का बात करेंगे ना, तो सबसे पहले हमारा आएगा बाबर, बाबर के बाद है हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आपका है जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। आपको यहां पर पॉइंट समझना है, ये आपका मुगल क्रम है। अब जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है, 1707 में जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो अब यहां पर आता है कि उत्तराधिकार का युद्ध होता है कि अब राजा कौन बनेगा। तो यहां पर आपको समझना है कि जब उत्तराधिकार का युद्ध होगा, तो इस उत्तराधिकार के युद्ध में 1707 में जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, क्यों होता है भाई? कि अब यहां पर शासक कौन बनेगा। तब ये जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है, इसमें औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम खान, समझिएगा, शहजादा मुअज्जम, शहजादा मुअज्जम, उत्तराधिकार के युद्ध में शहजादा मुअज्जम का जो सपोर्ट किया गया था, साथ दिया गया था, सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। तो यहां पर पॉइंट क्या समझना है कि जैसे ही 1707 में औरंगजेब का मृत्यु होता है, तो अब आता है कि मुगल वंश का शासक कौन बनेगा। तब यहां पर जैसे ही आया कि मुगल वंश का शासक कौन बनेगा, तो वहां पर औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे शहजादा मुअज्जम ने उत्तराधिकार का युद्ध किया और अपने भाई कामबख्श और मोहम्मद आजम खान को हरा करके और गुरु गोविंद सिंह की सहायता से 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह प्रथम का उपाधि लेकर, ये आपको नाम याद रखना है, बहादुर शाह प्रथम का उपाधि लेकर मुगल वंश का शासक बना। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा कि बहादुर शाह प्रथम कौन था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण की थी। तो यहां पर देखिए, शहजादा मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम। यहां पर देखिए एक और नाम आपको दिख रहा है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते थे। कौन सा बादशाह? रंगीला बादशाह। और यहीं पर आपको पॉइंट याद रखना है कि जो मोहम्मद शाह है, इसका रियल नाम रोशन अख्तर था, रोशन अख्तर, ठीक है। जैसे जहांदार शाह का बात करते हैं, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख के नाम से जानते थे? जहांदार शाह। फारूक सियर को मुगल वंश का
घृणित कायर कहा जाता था, मुगल वंश का घृणित कायर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या पॉइंट बताए हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि बहादुर शाह प्रथम। देखिए बहादुर शाह सेकेंड और बहादुर शाह फर्स्ट अंतर अलग है दोनों। बहादुर शाह जो सेकेंड है ये मुगल वंश का अंतिम शासक। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों के द्वारा इनको गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और यहीं पर इनका मृत्यु हो जाता है। ये बहादुर शाह सेकेंड अलग है, बहादुर शाह जफर, और ये बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि शहजादा मुअज्जम अलग है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको कहानी क्लियर हुआ होगा, ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि शहजादा मुअज्जम ने गुरु गोविंद सिंह, अभी आपको हम कहानी बताए हैं ना कि उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह यानी कि मुअज्जम, एक पॉइंट यहां पर और याद रखिएगा कि जो बहादुर शाह फर्स्ट है यानी कि शहजादा मुअज्जम, इसको एक और टाइटल दिया गया था शाह ए बेखबर। आपको यहां पर याद रखना है शाह ए बेखबर। तो आपसे यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शाह ए बेखबर के उपाधि से किस मुगल शासक को नवाजा गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है कि मुअज्जम यानी कि बहादुर शाह फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक, तो 1707 से लेकर 1712 तक। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बहादुर शाह फर्स्ट ने गुरु गोविंद सिंह को ऊंचे पद मनसब के साथ शाही दरबार में आने का आदेश दिया। यहां देखिएगा, जैसे आपको हम बताए थे कि जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, अब यहां पर शुरू हुआ वार ऑफ सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकार का युद्ध, कि अब मुगल वंश का अगला शासक कौन बनेगा। इस युद्ध में बहादुर शाह प्रथम का साथ दिए थे सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। उसी के बाद से बहादुर शाह ने इनको आदेश दिया कि आप आकर के मनसब संभालिए और शाही दरबार में इनको नियुक्त होने का मौका दिया था। तो ये आपका स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपका कोई ना कोई पेपर में पूछा हुआ है, चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो। तो आपको सारा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बार बार रिवीजन करना है। दूसरा है कि जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान की मदद से इजारा प्रथा का शुरुआत किया। समझिएगा, जैसे 1707 से लेके 1712, 1707 से लेके क्या बोले हैं 1712, ये समय था किसका, बहादुर शाह का। फिर 1712 से लेके 1713 जहांदार शाह, यहां समझिएगा 1712 से लेके 1713 जहांदार शाह, और 1713 से लेके 1719 फर्रुख सियर, फर्रुख सियर। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि औरंगजेब के बाद बहादुर शाह 1707 से 12, जहांदार शाह 12 से 13 और फर्रुख सियर 13 से 19। अब ये जो जहांदार शाह है, जैसे यहां पर आपको हम बताएं कि बहादुर शाह जो है उत्तराधिकार के युद्ध में इनका सपोर्ट किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। जो जहांदार शाह है, इसको शासक बनाने में एक आपको नाम याद रखना है जुल्फिकार खान, इसने बहुत बड़ा सहयोग किया था। यानी कि जुल्फिकार खान की सहायता से ही जहांदार शाह मुगल वंश का अगला शासक बना, लेकिन इसने अपने शासनकाल में एक लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का अधिकार दे रखा था। यानी कि राजा तो ये था, लेकिन सारा फैसला जो है एक वैश्या के हाथों करवाता था, यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर इसके पास नहीं था। लेकिन इसको शासक बनाने में सबसे बड़ा योगदान था जुल्फिकार खान का, और इसने ही जो आपका जहांदार शाह का फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि इसका जो प्रशासनिक विभाग, अर्थव्यवस्था वाला पार्ट जो है, इसको इंप्रूव करने के लिए इजारा सिस्टम का शुरुआत किया। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि इजारा प्रथा का शुरुआत किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो जहांदार शाह। इसके बाद जहांदार शाह 1713 में इसको हटने के बाद अब यहां पर आपको समझना है कि मुगल वंश में आते हैं सैयद बंधु, सैयद बंधु जो कि हुसैन अली खान और दूसरा नाम है अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। ये जो सैयद बंधु है ना, हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, इसको हम लोग किंग मेकर के नाम से जानते हैं। किंग मेकर का मतलब होता है कि जिसको चाहेगा राजा बनाएगा, जिसको चाहेगा राजा से हटाएगा। तो सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान ने ही
जहांदार शाह को हटा करके फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाया था। और आप याद रखिएगा कि जो फर्रुख सियर है यही वो व्यक्ति है जिसने कि सिख धर्म के एक व्यक्ति बंदा बहादुर का जो है हत्या हाथी से कुचलवा कर करवा दिया था। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि मोहम्मद शाह ने अवध के शासक सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ये भी आपको याद रखना है कि अवध के शासक सादत खान, आपको यहां पर याद रखना कि अवध का स्थापना सादत खान ने ही किया था। इनको बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी, मतलब दी थी। तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी कि तीनों हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भाई कि फर्रुख सियर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि वह सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान की मदद से शासक बना। सही है, अभी बताए हैं। इन्हीं को बोलते हैं किंग मेकर यानी शासक निर्माता। इसे घृणित कायर कहा जाता था, ये भी सही है। अब यहां पर एक पॉइंट समझिएगा, देखिए लास्ट वाला स्टेटमेंट देखिएगा कि आपका उसने सिख के नेता बंदा बहादुर को हाथी के पैर से कुचलाकर मरवा दिया था, ये भी सही है। तब बोलिएगा सर कौन सा गलत है फिर, जब दो को सही है तो गलत कौन सा है। देखिए यहां पर एक घटना क्या हुआ कि 1715 का बात है। देखिए यहां पर ठीक है, ये जो लाइन कह रहा है कि 1715 में जो अंग्रेज का शिष्टमंडल जॉन सुरामन के नेतृत्व में भारत आया। अब उसी समय जो फर्रुख सियर बीमार हो गया था, कोई घाव से ग्रसित था। अब ये जब घाव से ग्रसित था तो इसका इलाज करने के लिए अलग अलग डॉक्टर ने अपना इलाज किया, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। लेकिन एक अंग्रेज डॉक्टर आते हैं जिनका नाम होता है हैमिल्टन। नाम क्या होता है? हैमिल्टन। ये हैमिल्टन ने जब फर्रुख सियर का इलाज कर दिया, अब इसने खुश होकर के 1717 में, ये याद रखिएगा, 1717 में गोल्डन फरमान अंग्रेजों के लिए इशू किया। तो कब हुआ है भाई? 1717 में। ये 1715 में उसने जॉन सुरामन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूत मंडल को कलकत्ता के स्थान पर पटना में रियायत दी थी। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा फर्रुख सियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है या कौन सा सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला देखिएगा, जैसे कि देखिए स्वतंत्र राज्य का यहां बात करें, आपको जैसे बता कि 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, 1707 में जब औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब जैसे मुगल के अधीन जितना भी मनसब था, अब जैसे कि औरंगजेब का मृत्यु हो गया, अब हुआ क्या कि औरंगजेब अपने समय में सारा एरिया को अपने पास करके रखा हुआ था। अब औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु हुआ, तब आप एग्जाम्पल समझिए ना कि देखते होंगे कि बहुत घर में जो गार्जियन होता है वो पूरा परिवार को यूनाइट करके रखता है। अब जैसे ही गार्जियन की मृत्यु के बाद सारा परिवार क्या होता है? बिखर जाता है, सारा भाई अलग अलग हो जाता है। वही आप यहां समझिए कि जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो जितना भी राज्य था, जितना भी स्टेट था, यानी कि मनसब, ये सब क्या हुआ, ये अब सोचा कि जब औरंगजेब है ही नहीं तो अब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, यानी यहां से अब स्वतंत्र राज्य का शुरुआत होता है, यानी इसको बोलेंगे ऑटोनोमस स्टेट। ऑटोनोमस स्टेट, समझ में आ रहा है? तो स्वतंत्र राज्य का घोषणा। अब जैसे औरंगजेब का मृत्यु के बाद स्वतंत्र राज्य का शुरुआत होता है, तो जिसमें सबसे पहले समझना है कि जो हैदराबाद है, हैदराबाद का स्थापना किया जाता है चिनकिलिज खान के द्वारा। हैदराबाद का स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? चिनकिलिज खान, आसफ जा, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क। तो आपसे पूछता है कि जो हैदराबाद है इसका स्थापना, मतलब इसको स्वतंत्र राज्य कौन करवाया था, संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिज खान या निजामुल मुल्क। दूसरा है बंगाल, तो बंगाल में आपको याद रखना है मुर्शिद कुली खान, ठीक है। बंगाल में क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान। फिर आपका है भरतपुर, तो भरतपुर का है बदन सिंह और चूरामन, दोनों नाम आपको याद रखना है, चूरामन और बदन सिंह। और रुहेलखंड का वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। अब यहीं पर आप एक और याद रखिएगा, कर्नाटक का
कर्नाटक का है सादुतुल्ला खान। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है किसका स्थापना कौन किया, तो क्या बताइएगा? कर्नाटक का संस्थापक सादुतुल्ला खान, हैदराबाद का आपका चिनक्लीज खान, रुहेलखंड का वीर दाऊद, बंगाल का मुर्शिद कुली खान, भरतपुर का बदन सिंह और चुरावन सिंह। एक और याद रखिए अवध, और अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं अवध का, ठीक है, सादत खान, सादत खान। तो ये आपको संस्थापक याद रखना है कि किसका स्थापना कौन किया था। तो बंगाल का मुर्शिद कुली खान यानी कि सी का 4। तो देखेंगे सी का 4 हमको यहाँ दिखा ना भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ कि यहाँ पर आपको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी आपका फेमस था, इसमें से आपको एक और याद रखिएगा मैसूर, मैसूर का संस्थापक हैदर अली। आप नाम सुने होंगे टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली, ठीक है, मैसूर का हैदर अली। तो ये आपको बताएं कि कौन कौन सा ऑटोनोमस स्टेट था, स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। अब आता है अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को उसके कार्यों के कारण इतिहासकार ख्वाफी खान ने शाह ए बेखबर, अभी आपको पता है बहादुर शाह फर्स्ट, शाह ए बेखबर, हमारा आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है। अब देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का बात कर रहे हैं, यहां ध्यान देना है आपको। अगर हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र का बात करेंगे, ठीक है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, अगर हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का बात करें, इसको हम बोलते हैं, यहां ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। तो आपको समझना है भाई कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हमारा है द्वितीयक क्षेत्र, इसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। और थर्ड में हमारा है तृतीयक क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो हमारा अर्थव्यवस्था का 3 क्षेत्र है, एक हमारा है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है ना, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स पर, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें हो गया हमारा कृषि यानी एग्रीकल्चर, माइनिंग यानी खनन, पशुपालन, फिर आपका डेयरी दुग्ध उत्पादन, ठीक है, फिर आपका है फॉरेस्ट्री यानी कि जंगल वाला। तो ये हमारा, बाकी एक्सेट्रा कर दीजिए, ये हमारा आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्स है, जो प्राथमिक क्षेत्र में जो ये हमारा प्राकृतिक संसाधन, उसका इस्तेमाल करना। तो जो प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, इसमें जो काम करने वाले लोगों को हम डिवाइड करते हैं रेड कॉलर जॉब में। किसमें? रेड कॉलर जॉब, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्राइमरी सेक्टर, रेड कॉलर जॉब। दूसरा हमारा है सेकेंडरी सेक्टर। अब यहां समझिएगा आप, ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, तो यहां से जो नेचुरल रिसोर्स से जो हम यूज करके जो प्राइमरी सेक्टर में जो हमारा सामान बना, इसको हम यहाँ यूज करके यहाँ उत्पादन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा निर्माण होगा, विनिर्माण होगा, ठीक है, उत्पादन होगा। अब बोलेगा सर एग्जाम्पल बताइए सर, तो एग्जाम्पल में है चमड़ा उद्योग, मतलब जितना भी बिजनेस है, ठीक है, चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, फिर आपका कपड़ा उद्योग हो गया, ये हमारा कहलाएगा सब किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब। उसके बाद हमारा थर्ड में है टर्शियरी सेक्टर, इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये हमारा है सर्विस यानी सेवा, बस आपको इतना याद रखना है, ये हमारा क्षेत्र कहलाएगा सर्विस यानी कि सेवा। अब लेगा सेवा में क्या सर? तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं शिक्षा, ये भी एक सेवा है, शिक्षा। मेडिकल यानी चिकित्सा, ठीक है, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, फिर आपका बैंकिंग हो गया, फिर आपका इंश्योरेंस हो गया। ये सब क्या है? ये सब हमारा सर्विस सेक्टर है।
और इसको जो हम बोलेंगे, इसको बोला जाता है व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्लियर हुआ कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब भाई हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या हो जाएगा भाई, रेड कॉलर, आंसर हमारा सी, रेड कॉलर जॉब, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। ये सब ध्यान रखिएगा, सारा पॉइंट को एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक अन्य नाम क्या है। समझिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ध्यान देना है। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था का प्रकार, जिसको हम जानेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से, तो जो हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, यहां पर आपको समझना है मार्केट में एक आपका आता है, सबसे पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि मार्केट जो है ना, ये हमारा पूरा का पूरा तरह से मार्केट जो है ये प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चला जाएगा। यानी हमको प्रॉफिट कमाना है, इसका मेन टारगेट क्या है, इसका मेन एम रहता है मोर प्रॉफिट, यानी ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएं। यानी इसको आपका आवश्यकता से जरूरत नहीं है, कैपिटलिस्ट को जरूरत है डिमांड क्या है मार्केट में, इसका नीड क्या है, इससे इसको मतलब नहीं है, इसको मेन मतलब किससे है, डिमांड से। ये हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करने वाला देश में आपका आ जाएगा यूएसए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। तो यहां पर हम क्या बताएं कि डिमांड, यानी कि ये जो है हमारा सीधा मार्केट पर फोकस किया, जनता पर नहीं, समाज पर नहीं। कैपिटलिस्ट यानी पूंजी, पूंजी मतलब फायदा, फायदा मतलब मार्केट, तो इसको हम बोलेंगे मार्केट इकोनॉमी यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, बाजार अर्थव्यवस्था अन्य नाम होगा। दूसरा हमारा इसी में आता है भाई कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे इसे, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी यहां पर देखो, यहां मार्केट पर फोकस था इसलिए इसको मार्केट इकोनॉमी। ये हमारा समाज पर फोकस कर रहा है, ठीक है। इसको फॉलो करने वाला देश में आपका आ जाएगा यूएसएसआर। अब जो हमारा इंडिया है ना, वो कैपिटलिस्ट को मानते हैं ना वो सोशलिस्ट को मानता है, वो दोनों को मानता है। तो इंडिया किस में आ जाएगा, इंडिया हमारा आ जाएगा मिक्स इकोनॉमी में, मिक्स इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए देखते हैं कथन क्या है भाई। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो ये कथन हमारा कह रहा है कि अच्छा, डेवलपिंग और डेवलप का बात कर रहे हैं। अगर हम यहां बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, इसमें एक आपका आता है डेवलप कंट्री, डेवलप कंट्री, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरा हमारा होता है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, इसको बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था। अब दोनों में अंतर समझना है आपको। देखिए अगर हम बात करते हैं डेवलप कंट्री का, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्था, यानी जैसे हमारा एग्जांपल हो गया यूएसए, ठीक है, जापान, इटली। मतलब विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है भाई कि ये अपना जहां तक हमको डेवलप करना था वहां तक कर चुके हैं। जितना हमको जीडीपी अचीव करना था उतना अचीव कर लिए हैं, जितना हमको संसाधन का उपयोग करना था उतना हम संसाधन का उपयोग कर लिए हैं।
ठीक है, यानी ये अब डेवलप हो गया है। अब डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील, यानी ये डेवलप होने के लिए काम कर रहा है। जैसे इसमें हमारा आ जाएगा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल समझो ना आप कि सपोज आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो दो कैटेगरी का बच्चा होता है। एक होता है जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जो अब सीधा मॉक लगा रहा है, यानी कि एक बच्चा होगा जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब वो अब सीधा मॉक लगा रहा है, यानी कि वो जितना उसको जरूरत था पढ़ने का उतना वो पढ़ करके अपना काम कर रहा है, यानी अब वो डेवलप हो चुका है। और दूसरा बच्चा होता है कि जो अब डेवलप होने के लिए यानी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अपना मेहनत कर रहा है, तो जिसको हम बोलेंगे डेवलपिंग। अब देखिए डेवलपिंग यानी कि जो मेहनत कर रहा है उसमें भी दो कैटेगरी आएगा, एक होगा कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आगे बढ़ रहा है, और दूसरा है कि बस अपना काम कर रहा है। तो जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से यानी कि फास्टेस्ट मोड में, बहुत तेज स्पीड में डेवलपिंग से डेवलप होने जाएगा, इसको हम बोलते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? इमर्जिंग इकोनॉमी। तो इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब होता है उभरता हुआ अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे इसको? उभरता अर्थव्यवस्था। तो इसमें हमारा आ जाएगा भारत। तो भारत हमारा कैसा है? भारत हमारा इमर्जिंग इकोनॉमी में है, यानी डेवलपिंग समझ में आ गया, डेवलप आ गया। अब जो कंट्री डेवलपिंग से डेवलप जा रहा है लेकिन अच्छा मोड में, तो यानी कि वो पूरा प्रयास कर रहा है डेवलप होने के लिए, उसको हम बोलेंगे इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और तीसरा आपका होता है जैसे डेवलप हो गया, डेवलपिंग हो गया, अनडेवलप यानी कि अल्प विकसित, यानी कि जहां पर विकसित ही नहीं है, जैसे जहां पे गरीबी है, जीडीपी रेट कम है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। जैसे एग्जांपल आपका हो गया युगांडा, सोमालिया, ठीक है, उंगाला, ये सब जो देश है ना, ये सब आपका अल्प विकसित है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अभी आपको बताएं, विकसित देशों में विकास की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, यहाँ उच्च जीडीपी और जीवन स्तर पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है भाई। दूसरा क्या है कि विकासशील देश यानी कि डेवलपिंग कंट्री में विकास की प्रक्रिया चालू होती है और यहाँ निम्न जीडीपी के साथ साथ गरीबी और बेरोजगारी पाई जाती है, ये भी ठीक है। तीसरा है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, वह होती है जहां विकास की दर बहुत अधिक होती है, जैसे भारत और चीन। अब इसमें से कौन सा सही है? तो हमारे हिसाब से तीनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। तो उम्मीद करता है ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझिएगा। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, देखिए इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या ये इकोनॉमी हमारा अपना कंट्री का वर्ड है? तो नहीं, ब्रिटेन का भी वर्ड नहीं है। तो कहाँ का वर्ड है भाई? तो इकोनॉमी जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है। समझिएगा, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। एक मिनट, समझिए। जैसे हम इकोनॉमी का बात करते हैं तो इकोनॉमी हमारा ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक वर्ड कौन सा है? तो ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। आपको याद रखना है। जैसे देखिए, अगर आपसे हम पूछें कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री कौन सा वर्ड से आया है? तो केमिस्ट्री जो आया है कीमिया वर्ड से आया है। कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ, ब्लैक सब्सटेंस। उसी तरह से जो इकोनॉमी है ये आपका आया है ओइकोनोमिया। कौन सा वर्ड से? ओइकोनोमिया। इसका मतलब क्या होता है भाई? ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझना है कि जो इकोनॉमी है ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है? ओइकोनोमिया। और जो ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि संसाधनों का नियंत्रण। यहां समझिएगा, जो इकोनॉमी है ये कौन सा वर्ड से आया है? तो ये आया है आपका ओइकोनोमिया। इसका मतलब होता है कि संसाधन का नियंत्रण। अगर हम संसाधन का बात करेंगे ना, तो यहां समझना है आपको, जो संसाधन है, जो रिसोर्स है, ये आपका लिमिट है। लिमिटेड है कि नहीं है भाई? संसाधन जो है, सोर्स है, ये हमारा लिमिट है। लेकिन जो मनुष्य का इच्छा है,
मनुष्य का इच्छा जो है इसका कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिट है। किसी का लिमिट है मनुष्य का इच्छा का? आपको अगर आज साइकिल मिल जाता, आप बोलेगा हमको बाइक मिल जाता, बाइक मिल जाए तो आपको अच्छा बाइक मिलता, वो मिल जाता फिर आपको कार चाहिए, कार में वहाँ फैसिलिटी, आप बताइए कौन सा कंपनी का चाहिए। तो यानी कि आपको जितना मिलेगा ना उतना में संतुष्ट कभी नहीं हो सकते हैं। आप देखेंगे बचपन में परीक्षा में अगर आपका 100 में से 90 नंबर भी आ जाएगा तो घर वाला क्या बोलेगा कि 95 आ जाता, 95 आएगा तो बोलेगा कि 98 आता। अगर 100 में 100 भी ले आइएगा ना तब भी बोलेगा स्टेट में टॉप करता, नेशनल टॉप करता। मतलब इच्छा कभी पूरा नहीं होना है। तो जो मनुष्य का इच्छा ये अनलिमिट है, लेकिन संसाधन क्या है? लिमिट है। ठीक है, तो यही संसाधन को कैसे मैनेज करेंगे यही हमको समझना है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। अगर हम इकोनॉमी का बात करेंगे ना भाई, तो हमारा जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, समझिएगा, जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये हमारा बात करता है सिंपल सा प्राइस थ्योरी पर। किस पर बात करता है? प्राइस थ्योरी, यानी कि मूल्य सिद्धांत पर। और जो मैक्रो है ये हमारा बात करता है एम्प्लॉयमेंट थ्योरी और इनकम थ्योरी। यानी समझना है, ध्यान दीजिए। जो हमारा इकोनॉमी का बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स हमारा दो पार्ट में, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ये हमारा प्राइस थ्योरी, यानी कि एक का बात करेगा, एकल चीज का, पर कैपिटा इनकम, ये सब का बात करेगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या इनकम थ्योरी का बात करेगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका फादर बोला जाता है, आपको नाम याद रखना है, अल्फ्रेड मार्शल। किसे बोलते हैं? अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर बोलते हैं जे.एम. कीन्स। ये नाम याद रखिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जे.एम. कीन्स। अब यहां अगर क्वेश्चन और डीप में जाएगा ना तो आपसे क्या पूछेगा कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका डिवीजन कौन किया था? अब इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिवीजन कौन किया था? तो आपको नाम याद रखना है रेनगर फ्रिस। नाम क्या याद रखिएगा? रेनगर फ्रिस। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, फादर किसको बोलते हैं, प्राइस थ्योरी कहां पर है, इंप्लॉयमेंट थ्योरी कहां पर है। ठीक है, जैसे यहां पर हम आपको बताएं इकोनॉमिक्स का। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ इकोनॉमी क्या बताइएगा, तो आपको नाम याद रखना है एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखा था, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखा है? एडम स्मिथ। ठीक है, तो इकोनॉमिया का मतलब क्या होता है भाई? घरेलू प्रबंधन, यानी कि हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, समझिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है साइंस से, है कि एसिड क्या बताना है भाई इसमें। अच्छा, कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जैसे देखिए एसिड की बात करते हैं यानी अम्ल, तो आपको बस एक नाम याद रखिएगा। देखिए एसिड का मतलब आप याद रखिए, इस नाम को आप याद रखिएगा अनिल। अगर आप अनिल याद रखिएगा ना काम हो जाएगा। बोलिए कैसे भाई? तो अ मतलब हो गया अम्ल, न मतलब हो गया नीला, और ल मतलब हो गया लाल, यानी अम्ल यानी कि एसिड। एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है पहला कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। अब जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा बेस। इसका उल्टा क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा बेस। बेस क्या करता है? बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो यहां समझना है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड और वाइल बेस टर्न रेड टू ब्लू। यानी देखिए अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में करता है, बताया है ना। अनिल याद रखिएगा, अनिल। अम्ल नीला को लाल में कन्वर्ट करता है। जस्ट इसका उल्टा आइएगा बेस में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल में करता है, जबकि क्षार जो है लिटमस को लाल लिटमस को नीला करता है। तो सही है, पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि एसिड जो है वो आपका ब्लू को रेड में और बेस जो है रेड को ब्लू में। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहां से देखिए एक ही साथ हो गया है, यहां ध्यान देना है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है कि सॉल्ट आर फॉर्म्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, यानी जैसे एसिड और बेस, यानी एसिड एग्जांपल लिख लो HCl,
बेस तो NaOH। तो जब हम एसिड और बेस यानी HCl NaOH को मिलाएंगे तो यहां से देखो ये तुम्हारा आ जाएगा NaCl और प्लस H2O। यानी कि जब हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। यानी व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस, यानी जब अम्ल को हम क्षार के साथ मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण क्रिया। और तीसरा आपका है कि सिट्रिक एसिड फाउंड इन विनेगर, सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट का है। देखो आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। कितना का रेशियो में, 1:2। मतलब देखो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 का रेशियो में कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला का बात करें तो CnH2n, ठीक है, और आपका ON, समझिएगा CnH2nON। यानी कि इसका जो अगर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बात करेंगे ना, सबसे छोटा पार्ट, तो ये हमारा हो जाएगा C6H12O6 जो कि हमारा कहलाता है भाई ग्लूकोज। क्या कहलाता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो आपको समझना है सबसे ज्यादा मिलेगा आपका गन्ना में, चावल में, शहद में, ठीक है। बाकी आपका हो गया गेहूं में, बहुत सारा है। तो ये सब में आपको मिलेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब अगला पॉइंट समझिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट का बात करेंगे तो आपके तीन पार्ट, एक मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या आएगा, एक आपका होता है मोनोसेक्राइड्स, देखिए हिंदी में भी नाम वही है, मोनो मतलब एक। तो इसमें आपका हो जाएगा ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और तीसरा लैक्टोज। तो मोनोसेक्राइड्स में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, और तीनों का फॉर्मूला यही होता है C6H12O6। देखो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज तीनों का फॉर्मूला सेम है, बस लिखने का तरीका अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा। इसको बोलेंगे मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स किसमें आ गया, ग्लूकोज। यानी कि हमारा A का 2 दो ऑप्शन में है, यानी ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब दूसरा आता है मोनो के बाद डाई, यानी कि दो मिल करके। तो डाइसेक्राइड्स में आपका आ जाएगा, समझिएगा। तो डाइसेक्राइड्स में आपका है सुक्रोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज। लैक्टोज मतलब ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज ये हमारा हो जाएगा डाई में। तो डाई का मतलब डाइसेक्राइड्स, तो सुक्रोज, तो हमारा B का 1, तो A का 2 और B का 1, ये मिल गया ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब बाकी आपका बच जाएगा पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स में आपको याद रखना है कौन कौन सा आएगा, यहां लिख देते हैं। सेलुलोज, काइटिन, स्टार्च, हिपेरिन, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा पॉलीसेक्राइड्स में। तो आपको तीनों याद रखना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, ठीक है। फिर आपका सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, आपको याद रखना है ये सारा पॉइंट। फलों में मीठापन जो है फ्रुक्टोज के कारण, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन ए प्रोटीन। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, समझिएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है वैसे ही आपका प्रोटीन का बात करेंगे। तो जो प्रोटीन है इसमें भी आपका कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और सल्फर होता है। अब इसके सिवा क्या ऑप्शन में है भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा डी, फास्फोरस। प्रोटीन का कमी से कौन सा बीमारी, प्रोटीन का कमी से क्वासियोरकर, क्वासियोरकर, और दूसरा होता है मरासमस। तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ मिलता है, तो दाल में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, ठीक है। फिर आपका ये क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंड नट्स, तो ये आपका मिलता है, ठीक है, प्रोटीन सबसे ज्यादा। बाकी तो आपका मटन, चिकन, अंडा तो है ये। उसके बाद आता है अगले क्वेश्चन पे, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है।
अगला समझिए, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि मिलाइए कौन सा मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो गुब्बारा होता है, गुब्बारा में कौन सा गैस होता है? हीलियम। तो गुब्बारा में हीलियम, यानी कि ए का टू किस में है भाई? ए का टू दोनों में है, तो ये दो ऑप्शन क्या करेंगे? हटा देंगे। दूसरा है टंगस्टन। टंगस्टन, इसका सिंबल होता है डब्ल्यू, याद रखना है, टंगस्टन का सिंबल डब्ल्यू। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु, कि सबसे ज्यादा गलनांक बिंदु कौन सा धातु का होता है? टंगस्टन का। कितना? लगभग आपका 3380 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन जो हमारा बल्ब होता है ना, तो जो बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही बना होता है। तो टंगस्टन किसमें आ जाएगा बल्ब का फिलामेंट? तो आपका बी का वन, ए का टू, बी का वन, ए का टू, बी का वन ऑप्शन। ठीक है, अब बाकी आपका आयोडीन। तो एंटीसेप्टिक, आप सुनते होंगे आयोडीन टिंचर का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक में एक और यूज किया जाता है, यहाँ पर आपको नाम याद रखना है, फिटकरी। नाम सुनेंगे फिटकरी, इसका फॉर्मूला पूछता है आपसे, तो याद करें K2SO4 Al2 SO4 होल 3 डॉट 24H2O। जैसे देखते होंगे दाढ़ी बनाते हैं या कहीं कट जाता है तो हम लोग फिटकरी का यूज करते हैं ना, तो वही फिटकरी को हम लोग यूज करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 होल 3, ठीक है, 24H2O, यानी कि फिटकरी में कितना पानी होता है? 24 मॉलिक्यूल। आयोडीन का भी यूज उसी में करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्लेन मिरर में जो इमेज होता है हमेशा रियल बनता है। सही है, जो प्लेन मिरर होता है ना, जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो प्लेन मिरर, इसमें हमेशा आपका इमेज बनेगा रियल, लेकिन साथ में इन्वर्टेड नहीं, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब है कि बायां का दायां और दायां का बायां। ठीक है, अब एक कनकेव मिरर यानी कनकेव मिरर, ठीक है, इसमें जो इमेज बनेगा आपका रियल भी बनेगा और वर्चुअल भी बनेगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में, यानी ये कन्वेक्स मिरर, इसमें आपका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। तो हमारा क्या बोल रहा है कि प्लेन मिरर में क्या होता है भाई? सही है। दूसरा हमारा है कनकेव मिरर में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, ये भी सही है। और कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल बनेगा, यानी तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। ठीक है, तो आपको मिरर याद रखना है कि प्लेन मिरर में दोनों मतलब रियल इमेज बनेगा। ठीक है, कनकेव में दोनों बनेगा और कन्वेक्स में सिर्फ वर्चुअल बनेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक बल्ब 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, उसमें 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो बल्ब का प्रतिरोध बताइए। समझिए, यहाँ पर आप सुनेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है, इसको फिक्स करने पर जो वोल्टेज होगा ना, ये करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओम्स, अगर आपसे पूछे ओम किसका यूनिट है, तो आपको याद रखना है प्रतिरोध, यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का यूनिट ओम। तो यहां समझना है कि ओम्स लॉ में क्या कहा जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो आपका वोल्टेज है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से निकालेंगे V बराबर आई आर, आर आपका आ गया रेजिस्टेंस, इसी का यूनिट होता है आपका क्या? ओम। अब यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक बल्ब 12 वोल्ट का है, वोल्टेज दिया है 12 और उसमें 0.5 एम्पियर धारा यानी करंट है 0.5, आर पूछ रहा है, तो यहां से डिवाइड कर देंगे सीधा, आर बराबर 12/0.5, ऐसे क्या हो जाएगा? 24। लेकिन हमको समझना है कि रेजिस्टेंस पूछा है तो यूनिट हो जाएगा ओम, तो 24 ओम, ऑप्शन नंबर बी। तो यहां तक क्लियर हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम रेखा से कितना आगे या पीछे है। अच्छा, समझिएगा, अगर हम बात करते हैं यहां पर आपका मानक समय रेखा का, ये हमारा मान के चलिए पृथ्वी है। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है इसको, ये आपका जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर,
0 डिग्री इक्वेटर लाइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहीं पर हम जाएंगे अगर आगे, ये जो आपका लाइन है जो कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहा है, ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, यही हमारा है अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, यानी ये हमारा जो है इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब यहीं से हमारा इंडिया कहां पर है भाई, तो हमारा इंडिया है यहां पर, ये हमारा इंडिया है। अब ये जो हमारा इंडिया है, समझिएगा आप ध्यान से, अब यहीं से एक लाइन पास कर रहा है, जिसका वैल्यू है आपका 82.5 ईस्ट, यही हमारा है भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय रेखा। क्या है ये भारतीय समय रेखा, वैल्यू कितना है 82.5। अब ये कहां से, इसका मेन पॉइंट कहां से है, तो ये जो हमारा गुजरता है ना उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर से, कहां से, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर। और लेकिन ये कितना राज्य से पास करता है, तो ये आपका पास करता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, सब कर्क रेखा बताए थे कि कर्क रेखा कहां कहां से पास करता है। वैसे आपका भारतीय मानक समय रेखा जो कहां कहां से पास करेगा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि हमारा इंटरनेशनल टाइमलाइन से 5.5 घंटा आगे है। कितना, 5.5 घंटा आगे है। इधर जाएंगे तो आगे, इधर होंगे तो पीछे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, समझिएगा फिर से, दक्षिणतम बिंदु यानी साउथ का पॉइंट का बात कर रहे हैं। अगर हम साउथ पॉइंट का बात करें, यहां ध्यान देना है, यहां से आपका श्रीलंका, ये आपका जो है पाक स्ट्रेट, क्या है ये पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि, तो भारत श्रीलंका को जोड़ता है कौन, पाक जल संधि। यहां पर आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन में अगर सिर्फ मेंशन करता है कि साउथ मोस्ट पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, इंदिरा पॉइंट। इसी पॉइंट का पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, समझिए, जो इंदिरा पॉइंट है ना, इसी का पहले नाम था पिगमिलियन पॉइंट यानी पार्सन पॉइंट। लेकिन 1984 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अंडमान निकोबार में जाकर के इंदिरा, ये जो पिगमिलियन पॉइंट था, इसी का नाम चेंज किया इंदिरा पॉइंट। कब किया, 1984 में। लेकिन अगर हम लैंड बाउंड्री का पूछेंगे, तो ये सबसे साउथ पॉइंट है, इसका नाम है कन्याकुमारी। जो सबसे उत्तर वाला पॉइंट है, ये आपका है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है। ईस्ट वाला पॉइंट है, इसका नाम है किबिथु, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और जो पश्चिम का पॉइंट है, ये आपका है गौहर माता, यानी कि नल सरोवर, सरक्रिक लैंड, ये आपका गुजरात में है। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट, तो ऑप्शन में अगर इंदिरा पॉइंट है तो हम यहाँ टिक लगाएंगे, अगर नहीं होता तो हम जाते कन्याकुमारी के साथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है, यानी इसमें से कौन सा जो लाइन है लैटिट्यूड जो भारत से गुजरता है। यहां आप ध्यान देना, थोड़ा सा एक पॉइंट को समझना, आपको हम एक पॉइंट समझा रहे हैं। ये चलिए मान के चलिए पृथ्वी है। ठीक है, अब ये जो पृथ्वी है, इस पर जब आपका 20 से लाइन जा रहा है, 0 डिग्री यानी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये 0 के बाद आपका 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे आपका लास्ट यहां तक गया तो 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल। और ये आपका जो यहां पर 90 डिग्री है, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, अब ये जो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन मिलाता है, इस लाइन को हम बोलेंगे
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर रेखा। ठीक है, अब यहां पर समझिए, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ पार्ट, ये साउथ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। अब अगर हम इंडिया का बात करते हैं तो हमारा भारत कहां पर है भाई? तो हमारा भारत यहां पर है। ठीक है, ये हमारा भारत है। अब जैसे भारत हमारा वहां पर है तो आप समझिएगा, अब यहां से एक लाइन पास कर रहा है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये 0 डिग्री है तो 0 के ऊपर 1 2 3 4 जाएगा, लास्ट हमारा जाएगा यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, और यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहां पर है। अगर हम यही इस लाइन का बात करेंगे, ये जो लाइन है, इस लाइन का वैल्यू भी आपको याद रखना है, इसका वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। समझिएगा कितना वैल्यू है, 97 डिग्री 25 मिनट। ये ईस्ट में हो जाएगा। तो हमारा भारत यहां पर है। ये पूरा भारत का क्षेत्रफल जो है, ये है पूरा भारत का क्षेत्रफल का अगर हम बात करेंगे तो ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरा पृथ्वी का 2.42% एरिया कवर किया है, और पूरा विश्व में इसका जो स्थान है ये 7th पोजीशन है। ठीक है, यानी 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री नॉर्थ और 68 डिग्री से लेकर 97, यानी इसके बीच जानना है। देखिए, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपका है इंदिरा को, मतलब ये अंडमान निकोबार, जो इंदिरा पॉइंट वाला है अंडमान निकोबार। अब यहाँ पर जो आपका लाइन जाएगा ना, ये लाइन, ये आपका 8 डिग्री से नीचे होगा, इसका वैल्यू है 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर आपसे मेन बाउंड्री ना पूछे, यहां से पूछे 6 डिग्री 4 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहां से आपका मेन बाउंड्री से 8 डिग्री 4 मिनट। अब पूछ रहा कौन सा होगा, तो देखिए कौन सा होगा भाई, 7 डिग्री 4 मिनट, लेकिन हमारा शुरुआत कहां से हो रहा है? 8 4 से, इसको काटेंगे। ठीक है, 39 3 37 6 तक लास्ट है, इसको भी काटेंगे। फिर आपका 37, तो आपका देखिए 37 6 है, और यहाँ क्या है 37 7, देखिए पॉइंट पर यहाँ ध्यान देना है, 37 7 और यहाँ 37 6, इसको भी काटेंगे। 29 3 इसके बीच में आएगा ना, हमारा आंसर हो जाएगा ए। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन समझिएगा, कि बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पड़ोसी देश का बात कर रहे हैं। अगर हम पड़ोसी देश का बात करते हैं ना, समझिए, यानी जो भारत है, इंडिया है, इसका 7 पड़ोसी देश जो है लैंड बाउंड्री से है। किससे है? लैंड बाउंड्री से। और 2 जो है आपका, ये आपका वाटर से है। ठीक है, अभी हम नाम जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पड़ोसी देश का, तो सबसे बड़ा बाउंड्री जो है, सबसे बड़ा बाउंड्री जो ये बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.6 किलोमीटर, और ये 5 राज्य से लगता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए, आपको बता देते हैं सारा पॉइंट। जैसे अगर हम पड़ोसी देश का बात करते हैं, यहां ध्यान देना है आपको, कि जैसे बांग्लादेश, इसका है 4096, सबसे ज्यादा है। कौन कौन सा राज्य है भाई? तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आपको राज्य नाम याद रखना है कि कौन सा राज्य, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कौन सा राज्य है। तो सबसे मैक्सिमम कहां से लग रहा है? तो वेस्ट बंगाल से। चाइना, ये सेकंड में है। आपको देखिए कभी कभी क्या होता है, अरेंज करने देगा, तो आपको अरेंज कैसे करना है? सबसे पहले बांग्लादेश, फिर आपका चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, फिर आपका म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, BCPN MBA, यानी कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश। देखिए आपको ये भी याद रखना है कि अरेंज करने, आपसे क्या करेगा ना पेपर में, यहां से 4 नाम दे देगा देश का, और बोलेगा कि पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी बाउंड्री के साथ जो है लेंथ के हिसाब से इसको अरेंज करिए।
अब यहाँ पर जैसे आपको ये भी पूछ सकता है, स्टेट भी पूछ सकता है। दूसरा आपका है चाइना, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान है तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर आपका नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। इसके बाद हमारा आएगा नेपाल के बाद म्यांमार। तो म्यांमार में याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर आप मैप देखिएगा, तो ये आपका म्यांमार है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, वही आपका 4 है। ठीक है। फिर आपका भूटान का बात करते हैं, तो वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। अभी अफगानिस्तान, सबसे कम अफगानिस्तान का कितना है, तो 106 किलोमीटर। याद रखिएगा, अफगानिस्तान सबसे कम है। अब यहाँ देखिए समुद्री वाला, तो समुद्री में आपका 2 गो, एक आपका श्रीलंका। श्रीलंका किससे जुड़ रहा है, जैसे आप मैप में यहाँ देखिए श्रीलंका है ना भाई, ये आपका जुड़ रहा है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट। और जो मालदीव है ये 8 डिग्री चैनल। आपसे पूछ सकता है कि किससे किससे कौन कनेक्ट होता है, तो आपको याद रखना सारा पॉइंट को। ठीक है। तो आपको पड़ोसी देश भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बार आप पड़ोसी देश वाला ध्यान दीजिएगा, ये सारा, और ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, बीसीपी एंड एमबीए। ठीक है। सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? सैडल पीक जैसे अंडमान निकोबार था ना अभी, तो जैसे अंडमान निकोबार, जो आपका अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहां पर आपका सैडल पीक है, जो कि आपका अंडमान निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक। इसका कैपिटल क्या है, तो इसका अंडमान निकोबार का राजधानी है विजयपुरम। याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां समझिएगा आप कि जो अंडमान निकोबार में एकमात्र आपका एक्टिव वोल्केनो है, ओनली एक्टिव वोल्केनो। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि एकमात्र एक्टिव यानी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान। अच्छा, अंडमान में भी यहां पर देखिए, गलत मत करिएगा, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार, ये हमारा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समझिएगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। देखिए, आपको शेड्यूल के बारे में सारा पॉइंट बता देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम शेड्यूल का बात करेंगे ना, अगर हम संविधान का बात करेंगे, तो संविधान में जब संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इस समय टोटल 8 शेड्यूल था, 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था, 8। अभी वर्तमान में कितना हुआ है, 4 ऐड हुआ है, तो अभी आपका हो गया है 12। वर्तमान में कितना हुआ, 12, यानी 8 था, यानी 9, 10, 11 और 12। आपको ये चारों एक साथ बता देते हैं। 9 में क्या है, ध्यान देना है, 9 में आपका जिक्र किया गया है पंचायत का। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये पार्ट बता दिए। 9 जो है, इसमें आपका जिक्र किया गया है भूमि सुधार। 10 में आपका है दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन। 11 में है पंचायत और 12 में है नगर पालिका। ठीक है, देखिए ये पहले से नहीं था, इसको ऐड किया गया। कब ऐड किया गया भाई, ये भी आपको याद रखना है। इसको ऐड किया गया 9th वाला को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 10 वाला को 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, 11 को ऐड किया गया है 73वां संविधान संशोधन 1993, और इसको ऐड किया गया है 74 संविधान संशोधन 1993। तो ये आपको 9, 10, 11, 12 बता दिए, भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर पालिका। ठीक है, अब इसके बाद समझिएगा, आपसे क्या पूछा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। अब जैसे अगर हम बाकी शेड्यूल का बात करते हैं, तो यहां ध्यान देना है आपको। शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बाकी आपका 9, 10, 11, 12 वहां बता दिए हैं। पहला में आपका जिक्र किया गया है, पहला शेड्यूल में राज्य और यूटी के बारे में। दूसरा में आपका बात किया गया है वेतन यानी सैलरी के बारे में। थर्ड में आपका है शपथ यानी ओथ। फोर्थ में है राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट।
5 में है आपका SC/ST एरिया, 6 में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 4 राज्य का बात किया गया है। 7 में है केंद्र और राज्य का पावर, और 8 में है भाषा। ठीक है, 8 में क्या है? भाषा। अगर हम भाषा पर भी बात करेंगे थोड़ा सा, तो आपका संविधान का शुरू में 14 भाषा था, लेकिन अभी कितना हुआ? अभी 22 हुआ। तो कितना ऐड हुआ है भाई? 8 भाषा ऐड हुआ है। जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को ऐड किया गया। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यानी देखिए 14 था, 8 यहाँ ऐड किया गया, 22 हो गया। ये आपको पूरा शेड्यूल आपको शॉर्ट में बता दिए सारा पॉइंट। अब आइए क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का कौन सा शेड्यूल भारत की मान्यता प्राप्त भाषा, ऐसा हो जाएगा 8वां शेड्यूल। अभी आपको बताएं 8वां शेड्यूल ये रहा, भाषा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 9th शेड्यूल पर विचार करें। इससे पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1951। यहां ध्यान दीजिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951, भूमि सुधार। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। पहला हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसमें भूमि सुधार और जमींदारी का है, ये भी सही है। इससे न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये भी सही है। हमारा तीनों सही हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब बात अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, अभी आपको शेड्यूल जब एक बार खाली बता दिए तो आपसे लाइन सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसीलिए आपको पहले शेड्यूल के बारे में यानी अनुसूची के बारे में सारा पॉइंट बताएं, ताकि आपसे क्वेश्चन बने। देखिए, चौथा अनुसूची राज्यसभा, 10वां अनुसूची दल बदल, 11 पंचायत। आपको याद रखना, पंचायत को काम करने के लिए 29 टॉपिक मिला है। 12 अनुसूची जो है नगर पालिका। तो हमारा क्या हो जाएगा? A का 2 और B का 1, तो A का 2, B का 1, C का 3, D का 4, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद आएगा 6 वाला इंपॉर्टेंट है। जहां दिखे नॉर्थ ईस्ट तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन करता है, सही है भाई। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जहां जोड़ा गया था। ठीक है, अब यहां समझिए, देखिए ये पहले से था, इसको जोड़ा नहीं गया। हाँ, 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया कि जो राज्य सूची है ना, राज्य सूची का 5 टॉपिक को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। राज्य सूची का 5 टॉपिक को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब ये कौन कौन था 5 समझ लीजिए। एक आपका है न्याय, शिक्षा, ठीक है, मापतौल, भूमि सुधार और आपका प्रशासन। यानी आपका जो है, अच्छा न्याय प्रशासन एक साथ होगा, एक आपका 1 है, तो 1 न्याय प्रशासन एक साथ है, शिक्षा, मापतौल और भूमि सुधार। ये 5 टॉपिक को क्या किया गया? आपका स्टेट से समवर्ती में डाला गया। यहां तक क्लियर है। तो ये जो आपको देखिए, इससे फायदा क्या हो कि आपको एक बार हम अनुसूची बता दिए संविधान का सारा, एक बार हम जैसे ही शेड्यूल बताएं तो उसी तरह से आपका क्या हुआ कि जितना भी शेड्यूल का क्वेश्चन है सारा बना दिए ना। इसीलिए आपको अगर टॉपिक क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप बना दीजिएगा। तो ये आपका सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ है। अब ये आपका जो जितना भी 25 क्वेश्चन था सारा बता दिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले सेट के साथ, तो सेट नंबर 5। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। थैंक यू क्लास।